नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसके अंतर्गत आज हम विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के शासकों को जानेंगे, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों को जानेंगे कि उनका काम क्या क्या था इसमें, वह इसके साथ हम मौर्य साम्राज्य के विभाजन को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, वह इनके द्वारा स्थापित विभिन्न क्या इंस्क्रिप्शंस जो इनके द्वारा राजकीय आदेश खुदवाए गए थे पिलर्स पर, रॉक्स पर, उनको जानेंगे, वह इनके व्यापार की स्थिति इनके विभिन्न बंदरगाहों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं निम्न में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण किससे बिठाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा था कि ये जो वर्ड यूज किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूज किया है। जैसे स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस वर्ड चंद्रगुप्त के लिए यूज किया था। इस बात को कौन बताता है? क्या मैक्स मुलर? नहीं। क्या जेम्स फिनिशेफ? नहीं। क्या कनिंघम? नहीं। तो इस बात को बताने वाले हमारे थे विद्वान विलियम जोन्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। सेंड्रोकोटस का संबंध चंद्रगुप्त से मौर्य से बताने वाला विद्वान था विलियम जोन्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज हम। निम्न में से किसने लिखा है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी? कहते हैं कि जो एक विदेशी राजदूत के रूप में जाने जाते हैं, ये है मेगास्थनीज। इन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, कि भारत में कोई दास नहीं है। ये बात कौन लिख रहा है? टॉलमी? क्या? नहीं। हेरोडोटस? नहीं। प्लूटार्क? नहीं। तो लिखने वाले कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बेटा। कहते हैं निम्न में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था? क्या सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोध गया में या पाटलिपुत्रा में? पहले देखते हैं कि जब अशोक लुम्बिनी गया, ये लुम्बिनी किस लिए फेमस था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस वजह से जब अशोक लुम्बिनी जाता है तो वो टैक्स अपना रिड्यूस करके 1/8 भाग करता है। तो अब ये कहाँ गया तब देखेंगे, कहाँ? लुम्बिनी। ये मैप में अच्छे देख लियो, नेपाल के पास में। सो क्या सारनाथ? नहीं। क्या पाटलिपुत्रा? नहीं। क्या बोध गया? नहीं। तो क्या है वो स्थान? लुम्बिनी स्थान था जो अभी हमने देखा। तो वो स्थान कौन सा था बेटा? लुम्बिनी। ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न शासकों के जो उपनाम थे उनको हम देखेंगे। सो सबसे पहले ये देखो कि हमें आता क्या है, फिर उसके बाद में हम बाकी मिलाते रहेंगे। सो आपको पता है जो अशोका को सबसे ज़्यादा पियदस्सी के नाम से फेमस था, अशोका का मिला दिया हमने। तो 3 में आप देखेंगे, 3 में डी, क्या इसमें है? नहीं है। 3 में डी इसमें है और इसमें। सो अब देखा कि हमारा एक ही ऑप्शन, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक ही ऑप्शन से हमारा पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ये बात तो अलग है, लेकिन अब हम चलते हैं कि बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चाणक्य को या तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी मिला दिया। तो 4 में क्या ए आ गया, ये बात भी ठीक हो गई हमारी। सो अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हमने देखा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, इस नामों से कौन जाना जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब फर्स्ट में सी भी देख लो, फर्स्ट में सी भी मिल गया। सो अब बोलते हैं, अब बचा कौन सा? इस आधार पे भी मिला सकते हैं, लेकिन हमको याद है कि बिंदुसार ये वाले। सो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य देखा, ये बिंदुसार, ये चाणक्य और ये अशोका। सो हमने बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के रूप में। सो अब हमारा बी में 2 में बी, तो इस आधार पर ये जो आंसर है हमारा ये परफेक्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, पहले वो देखिए जो आता है और फिर ऑप्शन में मैच करने की कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका आंसर क्लिक हो सके। सो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा
कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। कहते हैं कि अशोक कौन से अभिलेख में, ये अभिलेख अच्छे से देख लीजिए। ये अभिलेख में ये सारी बातें लिखी हुई है, जिसे हमें प्रथम पृथक शिलालेख के रूप में हम जानते हैं, जिसमें अशोक लिखता है कि मैं इहलोक और परलोक दोनों जगह अपनी प्रजा की कामना करता हूं, उनके अच्छे की कामना करता हूं। अब देख लेते हैं क्या प्रथम शिलालेख इसमें ऑप्शन में है क्या? 13वां शिलालेख नहीं, क्या सारनाथ नहीं, क्या छठा स्तंभ लेख नहीं। तो यहां पर हमें क्या ऑप्शन मिल जा रहा है? प्रथम पृथक शिलालेख जो ये वाला था, इसके अंदर कहते हैं अशोक सभी मनुष्य के लिए कामना करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन के अंदर हम देखेंगे निम्नांकित स्थानों पर प्राप्त अपनी राजज्ञाओं में अशोक ने अपने नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है। कहते हैं कि 4 जगह से अशोक का नाम हमें कहां से स्पष्ट रूप से कौन कौन सी जगह से मिलता है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहते हैं अशोक का जो प्रमुख रूप से आप यहां देखेंगे, एक तो गुजर्रा, एक मस्की मिलेगा, एक मस्की, एक निठुर और एक उद्गौनम। इन 4 जगह पर अशोक अच्छे से अपने नाम का एक्सप्लेन करता है इंस्क्रिप्शन पे। अब क्या यहाँ इंस्क्रिप्शन पे मिल रहा है, देखते हैं। रूपनाथ ये वाला वर्ड यहाँ पर नहीं है, ये लेकिन गुजर्रा है, तो इस आधार पे दोनों नहीं है, इस आधार पे ये ऑप्शन हमारा परफेक्ट नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट में चलते हैं। मस्की, यस मस्की है यहाँ पर, लेकिन क्या गिरनार ये वाला जो गुजरात में था, इस पर अशोक का जिक्र नहीं मिलता है, तो इस वजह से भी ये ऑप्शन ठीक नहीं होता है। क्या गुजर्रा है यहाँ पर, तो ये तो ठीक हो गया। क्या सासाराम? नहीं, सासाराम में हमें जानकारी नहीं मिलती, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचता है निठुर और उद्गौनम। यहाँ पर देखा निठुर भी है और ये उद्गौनम भी है। इस आधार पर हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा परफेक्ट ठीक होता है। नेक्स्ट पर्सन हम लेते हैं। कहते हैं कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसकी विषय वस्तु क्या थी, वो किस पे लिखा गया था बेसिकली? कहते हैं नाम तो अर्थशास्त्र था ये वाला, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा ये लिख रहे हैं, तो ये इसकी विषय वस्तु क्या थी? नंद द्वारा चाणक्य का अपमान करना, नहीं ये बात नहीं थी। मौर्य द्वारा करना, विजय प्राप्त करना, ये भी बात नहीं थी। क्या आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं? नहीं, इकोनॉमी के बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं लिख रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। यहाँ पर राजनीति शास्त्र के बारे में पूर्ण रूप से, उनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से डिस्कस करते हैं। कौन? चाणक्य। हमारा आंसर कौन सा परफेक्ट हुआ बेटा यहाँ इस आधार पे? तो राजनीति शास्त्र के बारे में स्पष्ट रूप से कौन बता रहे हैं? यहाँ पर हमें चाणक्य बता रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कि कौन सा सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल रहा है, इसको हमको जानना है। अब पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखेगा पहला ऑप्शन शाहबाजगढ़ी, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये वाला देखिए शाहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान में। कौन सा युग्म सुमेलित है, मिला हुआ है, ये वाला देखना है हमें। शाहबाजगढ़ी बात सही है, पहला भी हमारा ऑप्शन ये मिला हुआ है, सही बात है। यहाँ पर यही देखना है कौन सा मिला है और बाकी कौन से नहीं मिले हैं। अब मैप में देखिए मानसेरा, ये वाला जो ऑप्शन देखो, मानसेरा ये वाला, क्या ये है गिरनार ये वाला है, तो मानसेरा में तो ये बात गलत हो गई। ये गलत हो गया। क्या सोपारा देहरादून? सोपारा ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये कह रहा देहरादून में है, नहीं ये बात भी गलत ही हो गई। जोगढ़ आंध्र प्रदेश में, तो जोगढ़ यहाँ देख लेते हैं, जोगढ़ यहाँ नहीं, ये उड़ीसा में पड़ता है। अब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। मैप में देखिए आप मैप में ही डायरेक्ट देख लीजिए, मैं जहाँ भी लगा रहा हूँ सोपारा, ये जोगढ़, ये शाहबाजगढ़ी और मानेसर। इस आधार पे हमारा जो ऑप्शन है इस प्रश्न का ये है परफेक्ट। क्या है? शाहबाजगढ़ी कहाँ था?
पेशावर में। ये इसका परफेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से एक के लिए बिहार के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में सेल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि अशोक ने जो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर वहाँ पर गुफाओं का एक स्थान, रहने का स्थान बनाया था, काटकर गुफाओं को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। क्या हिनयान के लिए करवाया था? नहीं। क्या दिगंबर के लिए? नहीं। क्या महायान के लिए? नहीं। आजीवक समुदाय के लिए जो थे, आजीवकों के लिए इन्होंने ये गुफाओं का, ये वाली अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में ये गुफा जो सेल काटकर, मतलब पहाड़ को काटकर इन गुफाओं का अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित को गांव के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम कौन सा है, ये देख लेते हैं यहाँ पर। अब उससे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन कैसे था। सबसे ऊपर सेंटर था, उसके नीचे प्रोविंस के नीचे मंडल आता था, मंडल के बाद आहार या डिस्ट्रिक्ट होता था, उसके बाद स्थानिक जो 800 गांवों का समूह होता था वो आता था, स्थानिक के बाद द्रोणमुख के खारवटिक, और खारवटिक के बाद संग्रह के बाद ये विलेज आता था। अब हमें संग्रह, स्थानिक, द्रोणमुख और खारवटिक में देखना है। तो हमें सबसे पहले सबसे गांव से जो बड़ा था वो संग्रह है। क्या ये मिल रहा है? संग्रह यहाँ मिल गया। सबसे 10 गांवों का जो समूह होता था, हमको उल्टा चलना है, जैसे यहाँ से यूं चलना है। अब संग्रह पहला ऑप्शन, एक जगह 2 और ये 3 जगह मिल गया। अब ये तो हमारा कट गया। अब देखते हैं ऊपर क्या होगा, खारवटिक। ये खारवटिक हो गया 4th नंबर पे, यहाँ पर 4th मिल गया और यहाँ पर भी मिल गया। तो ये पहले कट चुका है, तो ये अब फिर काट देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन फिर आएगा द्रोणमुख। अब द्रोणमुख ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा। तो अब हमें 2 नंबर देखना है। यहाँ पर हमने देखा कि पहले में 2 मिल गया, इसमें 3 है, ये तो गलत हो ही गया था, तो इसमें 3 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो था वो यहाँ पर खारवटिक के बाद द्रोणमुख के बाद स्थानिक। ये स्थानिक लास्ट में 3rd ऑप्शन। इस आधार पर हम देखते हैं कि इस चार्ट के आधार पर हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन था जो वो इस प्रकार था, जिसमें आपने देखा स्थानिक, खारवटिक, द्रोणमुख और ये संग्रह, खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानिक के रूप में हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। मौर्य काल के दौरान बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। अब ये बात सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही आई थी जब मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, तो सिलोन क्या था? अब सिलोन ये वाला जगह, श्रीलंका को इस समय सिलोन के नाम से जाना जाता है, ये अच्छे से देख लो। अब सिलोन और ये बर्मा के साथ जो व्यापार होता था वो कौन से बंदरगाह से होता था? यहाँ देखते हैं इस मैप के आधार पर ताम्रलिप्ति से यहाँ पर बर्मा और श्रीलंका दोनों जगह, मतलब यहाँ इनके जहाज जाते थे। किसके? मौर्य एम्पायर के, मौर्य साम्राज्य के शासकों के जहाज यहाँ व्यापार के लिए श्रीलंका और बर्मा दोनों जगह जाते थे। क्या ऑप्शन में है? ताम्रलिप्ति, क्या भरूच? नहीं। सोपारा? नहीं। क्या अरिकमेंडू? नहीं। तो क्या है? ताम्रलिप्ति जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बेटा हम। कहते हैं मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता माता मत समझिएगा, यहाँ सीता का मतलब रहेगा लैंड से, जमी से। क्या चुंगीकर था? नहीं। क्या बंजर भूमि, लैंड, बैरन लैंड था? नहीं। क्या शिल्पकारों पर लगाया गया कर था? नहीं। ये था राजकीय भूमि का राजस्व। कहते हैं जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था इतने वाइड एरिया के अंदर, तो इसके अंदर जो शासकों के अंदर जो डायरेक्ट भूमि आती थी, उस भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था वो क्या कहलाता था? सीता कर, जो शासकों के डायरेक्ट अंदर में आती थी। ये वाला कर सीता कर के रूप में जाना जाता था। अब देखते हैं शासक बिंदुसार द्वारा निम्न में से किस शासक से अंजीर, अंगूर और मदिरा की बात की गई थी, अंगूर की मदिरा की बात की गई थी, और साथ ही साथ जो 3rd चीज मांगी गई थी, एक यूनानी दार्शनिक, मतलब एक फिलोसफर, अंजीर और जो
जो अंगूरों की जो वाइन होती है, इन 3 चीजों की डिमांड की थी। अब ये की थी बिंदुसार ने, लेकिन किस शासक से की थी, ये बात हमको यहाँ पर देखना है। सो अब देख लेते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं है? एपिरस का अलेक्जेंडर नहीं, क्या मिस्र का टॉलमी नहीं, या सीरिया का एंटीयोकस? सीरिया के एंटीयोकस से इन्होंने 3 चीजों की डिमांड की थी। अब सीरिया है कहाँ सर, हमको बताइए। ये वाला जगह जो सीरिया आपको दिखाई दे रहा है, चलिए दूसरा पेन लेके दिखा देते हैं आपको। ये वाला जगह दिखाई दे रहा है, ये सीरिया है। तो इन जो मगध शासक ने इससे, सीरिया के शासक एंटीयोकस से इन 3 चीजों की डिमांड की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं अशोक का निम्न में से कौन सा अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के अस्तित्व का प्रमाणित करता है? कि ये जो कनक मुनि जो यहाँ पर गया और यहाँ पर जो अभिलेख है इसके बारे में ये बताता है। कहते हैं सहगोरा अभिलेख, सहरोरा अभिलेख नहीं, क्या सासाराम नहीं, क्या रुमनदेई अभिलेख नहीं, निगाली सागर स्तंभ लेख? तो ये आप देखने को मिलेगा कि ये जो इस प्रश्न का जो आंसर आप ये वाला जो अभिलेख है, ये कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ लेख, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है बेटा? निगाली सागर स्तंभ लेख। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं। चलिए अभी हम कैपिटल्स का मिलान कर लेते हैं कि जैसे मौर्य साम्राज्य के 5 प्रोविंस, मतलब मगध, पाटलिपुत्रा और उसके बाद 4 प्रमुख प्रोविंस थे। सो उनमें से उनके कैपिटल का मिलान कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर गांधार दिखाई दे रहा है, इसका कैपिटल क्या था? तक्षशिला। सो गांधार का क्या दिखाई दे रहा है? तक्षशिला हो गया। सो नेक्स्ट क्या है? अवंती। ये रहा कहाँ? अवंती। हाँ, ये अवंती का कैपिटल क्या है? उज्जैनी। क्या अवंती का ये उज्जैनी आ गया। अब क्या कह रहा है? दक्षिणी अंचल। दक्षिणी में इनका ऑप्शन क्या था? स्वर्णगिरी। ये दक्षिणी अंचल में हमने लगा दिया स्वर्णगिरी। और ये तौसली, ये किसका? कलिंगा का, ये गया। अब ऑप्शन यहां नीचे मिला लेते हैं। फर्स्ट में सी, क्या यहां भी मिल गया? यहां भी मिल गया, ये 2 ऑटोमेटिक कट गए। अब नेक्स्ट क्या है? अवंती में डी, यहां भी डी मिल गया, यहाँ पर बी हो गया, तो इसके आधार पर ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी भी देख लेते हैं, ये सब भी हमको यहाँ पर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेटा कि जो मौर्य शासक थे उनके कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, उनका हमको मिलान करना है और उनके काम क्या क्या थे। समाहर्ता, जिसको आप यहाँ पर पहले समझ लें कि यहाँ पर क्या था? समाहर्ता फाइनेंस मिनिस्टर होता था, सन्निदाता ट्रेजरर होता था, यहाँ पर ये पुरोहित मिनिस्टर्स होते थे, द्वारिक मतलब मिनिस्टर्स रॉयल पैलेस के होते थे, और ये वाला देख लीजिए, दंडपाल पुलिस ऑफिसर होता था, सेनापति कमांडर इन चीफ होता था, और दुर्गपाल मिनिस्टर ऑफ फोर्ट वगैरह, ये सारे इनके पास होते थे। सो अब हम यहाँ देखेंगे क्या है? समाहर्ता। समाहर्ता का क्या काम होता था? संग्रह, टैक्स को कलेक्शन करने का, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। सन्निदाता अब क्या होता था? सन्निदाता ये कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर के रूप में। ये देखिए यहाँ पर मैं ऐसे नहीं, यहाँ पर ये देखिए ट्रेजरर के रूप में होता था। नागरिक कौन होता था? नगर का मजिस्ट्रेट होता था। और एक्स पाटलिक कौन होता था? केंद्रीय लेखा अधिकारी। केंद्रीय लेखा अधिकारी, उनके ब्यूरो का जांच वगैरह करने वाला अधिकारी। सो अब देखते हैं क्या अब इस ऑप्शन पे हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है, सो देखते हैं। पहला फर्स्ट में सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दोनों में है। सो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट जाते हैं। फिर नेक्स्ट 2 में क्या है? 4, इसमें डी है, इसमें नहीं है। तो इस आधार पे हमारे 2 ऑप्शन से ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। सो ये आप देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मौर्यन अंपायर के अंदर बहुत सारे जासूस रहते थे, जिनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा था, अलग अलग जासूस का अलग अलग काम दे रखा। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा जासूस क्या क्या काम करता था मौर्यन अंपायर के अंदर।
यहाँ पर कहते हैं गुप्तचरों के प्रकार और उनके कार्य, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड आता है गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष का मतलब यहाँ पर है गुप्त दूत, जो एकदम अंडरग्राउंड रहकर काम करते थे। गूढ़ पुरुष। संस्था, जो मतलब एक जगह रहकर, जैसे आज जैसे हमारे देश के IB हो, ठीक है। ये चीज़ें IB वगैरह, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये रहकर एक जगह इनके ऑफिसेज हैं और यहाँ पर ये काम करती हैं। संचरा का मतलब होता है जो भ्रमणशील वगैरह, जो एक जगह नहीं रहकर अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं। जैसे अभी किसी भी देश के जासूस होते हैं, वो अलग अलग देशों में बिखरे होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो वैसे कहलाएंगे संचरा इस समय। और रूपा जीवा मतलब होती है गणिकाएं। यहाँ पर क्या था कि मौर्यन एम्पायर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, गणिकाएं जो वेश्याएं होती थी, उनको भी जासूस के रूप में, गुप्तचरों के रूप में रखा जाता था, ताकि कोई षड्यंत्र तो साम्राज्य के खिलाफ नहीं कर रहा है, उनका पता वो लगाती थी। यहाँ पर ये प्रकार आपको देखेंगे। अब देखेंगे बेटा क्या इनमें मिल रहा है कि ये बात। अब देखते हैं। गूढ़ पुरुष का मतलब एक में 4 ऑप्शन। फर्स्ट में D यहाँ मिल रहा है, D यहाँ मिल रहा है, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। संस्था मतलब स्थिर गुप्तचर, 2 के अंदर B और यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये परफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानेंगे कि हम देखेंगे कि पूरा क्या है, सही है कि नहीं है। फिर संचरा का मतलब भ्रमणशील, ये भी मिल जाता है। रूपा जीवा गणिका मतलब C मिल जाता है। अब हम मानेंगे कि जो हमारा आंसर है ये पूर्ण रूप से करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभक्त था। कहते हैं कि मौर्य समाज 7 जातियों में विभक्त था। नहीं, गलत बात। मौर्यकालीन समाज के अंदर हमको देखने को मिलेगा, यहाँ अभी तक वर्ण सिस्टम के आधार पर 4 ही भागों में था, ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो इस आधार पर ये बात क्या गलत हो जाती है। राजा की स्वयं की भूमि से होने वाली आय सीता कहलाती थी, कि जो मौर्य काल में जो भी आय जो स्वयं की भूमि से होती थी वो जो सीता के नाम से जाते। एब्सोल्युटली राइट, ये बात सही है। जहां जहां राजा के इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जहां जहां मौर्य शासक के अंडर में जो लैंड आती थी, उससे जो इनकम होती थी वो सीता के नाम से जानी जाती है। एब्सोल्युटली। ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके वो अदेव मात्राक भूमि कहलाती है। क्या ये बात भी सही है? यस, एब्सोल्युटली, ये बात भी सही है। तो हमारी 2 बात ये सही है और ये बात गलत है। अब देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो कहते हैं फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड ये सही है। क्या ऑप्शन में है सेकंड? यहाँ नहीं, हमारा 2 और 3 होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट गलत है, इस आधार पर ये भी गलत हो गया। फिर नीचे कहता है 1 2 3 नहीं, फर्स्ट गलत है, इस वजह से ये भी ऑप्शन। क्या सही है? 2 और 3। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बेटा। कहते हैं अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य सैनिक निरंकुशता मतलब डिक्टेटरशिप थी। ये बात कह रहा है ये हमारी लाइन नहीं, वो तो यहाँ धम्म की बात कर रहा है, तो डिक्टेटरशिप होने का तो सवाल ही नहीं बनता। इस आधार पे ये बात गलत हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं लाइन। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं के विषय में कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। यस, प्रथम शिलालेख है, उसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, मैं इहलोक और परलोक दोनों जगह उनके अच्छे की कामना करता हूं। ये बात एकदम परफेक्ट निकली। अब क्या कहता है? कहता है कि 1 और दोनों सही है या 2 सही का स्पष्टीकरण नहीं, 1 और दोनों में से फर्स्ट गलत है, ठीक है। अभी आपने देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट गलत हो गया, तो इस वजह से हम ये नहीं देखेंगे। 1 और दोनों सही है, नहीं फर्स्ट गलत है। यहाँ पर क्या है? 1 सही है, नहीं 1 ही गलत है। क्या है? 1 गलत है किंतु 2 सही है, ये बात सही है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं बेटा। कहते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब एक बात मुझे पता है, यहाँ कहते हैं बहुत सी बार आपको क्या आएगा कि ऐसे प्रश्नों में भी जाके अटक जाते हैं। जब यूपीएससी के अंदर
स्टेट पीसीएस या बहुत सारी लेक्चरशिप नेट जीआरएफ में जाके सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो उनको याद है एक ही ऑप्शन है, क्या उसके आधार पर याद कर सकते हैं या उनके आधार पर हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप याद करो, महेंद्र और संघमित्रा ये दो अशोक के एक तो पुत्र था महेंद्र नाम से और संघमित्रा नाम से ये पुत्री थी, इसकी डॉटर थी और ये इसका बेटा था अशोक का। सो इन दोनों को धर्म प्रचार के लिए अशोक कहाँ श्रीलंका भेजता है, ये बात हमको पता है। इतनी सी मेरे को इस क्वेश्चन पता है और ज़्यादा नहीं है। अब आप एक एग्जामिनर की दृष्टि से सोचिए, लिखने वाले बच्चे की तरह मैं भी वैसा ही, मुझे एक ही पता है, अब ये बात मुझे याद है बाकी और याद नहीं है। तो इसके आधार पे यहाँ कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कि एक ही गलत है उसमें से, बाकी सब सही है। सो नीचे देख रहे हैं, महेंद्र और संघमित्रा को कहता है महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने गए। नहीं, वो कहाँ गए थे? श्रीलंका। कहाँ गए थे? श्रीलंका में गए थे। इस आधार पे हमारा डायरेक्ट पे ये क्वेश्चन यहाँ पर ही सही हो जाता है। सो अब ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इस आधार पर कहते हैं ये ऑप्शन, हमारा आंसर तो यही हो रहा है, गलत है, इस आधार पे सही हो रहा है। सो ये गलत ही पूछ रहा है। सो इस आधार पर देखते हैं ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में 5 यवन शासक जो इस सब के मध्य एशिया के जितने भी शासकों को, यहाँ यवन शासक जितने भी थे इनको सबको यवन शासक के रूप में नाम लिया गया है। अशोक के शिलालेखों में 5 यवन शासकों का उल्लेख करता है। अब वो कौन थे? कहते हैं क्या प्रथम लघु शिलालेख में? नहीं, इसमें तो कहता है कि सारी जनता मेरी संतान है। द्वितीय शिलालेख में? नहीं, द्वितीय में अलग बात कहता है शिलालेख में। क्या 7वां स्तंभ लेख? नहीं, वो 13 शिलालेख में जो 13वां शिलालेख है इसके अंदर अपनी बात कहता है। किनके बारे में? यवन शासकों के बारे में, इनके बारे में। उसके जो व्रत शिलालेख हैं उन पर ये बात अपनी रखता है। कौन? अशोक। सो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमको देखना मिलेगा कि कौन सा, देखो शहबाजगढ़ी देखा, मानेसर हमने पहले देखा, तो ये जो अभिलेख हैं ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, इन सबको आपको देखना है। सो पहला देख ले, शहबाजगढ़ी जो पेशावर में है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सो यहाँ पर हमको देखें, क्या ये वाला खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखा गया है, ये वाला शहबाजगढ़ी वाला। सो नेक्स्ट तक्षशिला वाला देख लेते हैं। तक्षशिला के जो अभिलेख था वो अरेमाइक लिपि में लिखा गया है। सो अरेमाइक देख लेंगे। अब ये गिरनार वाला अभिलेख है बेटा, ये कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पर ये गिरनार, ये वाला ब्राह्मी लिपि में लिखेगा। सहरकुना ये द्विभाषी अभिलेख है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है। सो क्या ये बात हमने डिस्कस की अभी, तो क्या यहाँ पर मिलती है? सो शहबाजगढ़ी में 3rd ऑप्शन देते हैं, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। इस आधार पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सो अब नेक्स्ट बात देखते हैं, क्या तक्षशिला का अरेमाइक बी मिल रहा है? यहाँ पर डी मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है, और बाकी तो ऑलरेडी, तो इस आधार पे ये भी गलत हो गया। तो अभी तक हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम दोनों ऑप्शन को और तक देख लेते हैं। गिरनार अभिलेख ब्राह्मी में, मतलब डी, ये भी बात सही है। सहरकुना द्विभाषी, ये बात भी सही है। इस आधार पर हम देखेंगे बेटा, तो इस आधार पे हमारा जो ऑप्शन है 3rd ऑप्शन इसका होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे बेटा, कहते हैं अशोक के काल में अनुसंधान क्या था? अनुसंधान मीन्स रिसर्च बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या था देखते हैं। धर्म के क्षेत्र में खोज? नहीं, ये बात नहीं थी। क्या विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के खर्च से खोज? नहीं, ये बात नहीं थी। कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा? नहीं, ये बात भी नहीं थी। यहाँ पर था राज्य कर्मचारियों का प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु जाना। ये क्या कहलाया काल में? इस समय अनुसंधान वर्ड इसके लिए। जो जितने भी अधिकारी थे 5वें वर्ष पूरे साम्राज्य में अशोक के आदेश के आधार पर उनको पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना था, हर 5वें वर्ष। ठीक है। सो जिसके लिए आप सबको देखे हुए इंस्क्रिप्शंस पे भी वो खुदवाता है ये बात, तो उसको क्या बोला गया? अनुसंधान बोला गया।
सो नेक्स्ट हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये दिखाई देंगे इधर, और ये इनके काम दिखाई देंगे। सो पहला देखते हैं यहाँ पर मुद्रा अध्यक्ष के रूप में ये है, इसका काम क्या देखेंगे, देखते हैं बेटा। कहते हैं ये पासपोर्ट का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नौवाध्यक्ष का मतलब जितने भी जलमार्ग वगैरह थे, रास्ते थे उनके, जो उन सभी को वो देखता था, नाव वगैरह ये इनकी। जो देवता अध्यक्ष यहाँ मंदिरों की व्यवस्था वगैरह को देखता था, कितना क्या डोनेट करना है, क्या व्यवस्था है मंदिरों में, इन सब को। सूना अध्यक्ष जितने भी बूचड़ खाने थे, जानवरों को काटा वगैरह जाता था, उन सबको देखने का काम सूना अध्यक्ष करता था। अब देख लेते हैं क्या सही बात है। पहले ऑप्शन में हमारा होता है डी ऑप्शन, क्या है पहले में सी, ये गलत है, पहले में डी, ये बात बन रही है, यहाँ बात बन रही है और यहाँ नहीं है तो गलत। अब हमें इन दो ऑप्शनों में चेक करना है कि क्या सही है या गलत है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नवाध्यक्ष मतलब बी, इसमें बी है, यहाँ सी है, नहीं ये गलत हो गया। तो अब ये देखते हैं, आगे मिला ले, देवता अध्यक्ष मतलब ए, बात सही है। सुनाध्यक्ष मतलब सी, बात सही है। इस आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये परफेक्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कहते हैं मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में वसूले जाने वाले बिक्री कर मतलब सेल टैक्स, कौन सा टैक्स, सेल टैक्स, वो कितना था, कहाँ, पाटलिपुत्र के अंदर। बिक्री कर का मूल्य 1/4 था, नहीं। बिक्री कर 1/6 था, नहीं। बिक्री का मूल्य 1/2 था, नहीं। यहाँ पर था 1/10 भाग, क्या था, सेल टैक्स, सेल टैक्स। सो नेक्स्ट पर्सन हम लेते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा अभिलेख अकाल के लिए बने कोष्ठागारों का उल्लेख करता है। यहाँ पर देखेंगे क्या पिपरवा अभिलेख, अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा और सैगोरा अभिलेख। पिपरवा अभिलेख इससे अशोक के बुद्ध के मृत्यु के बाद उसके महापरिनिर्वाण की बात करता है, सो ये नहीं होगा। अशोक का लुम्बिनी अभिलेख वहाँ पर जाने और टैक्स कम करने की बातें करता है, तो ये भी नहीं होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख यहाँ पर नहर वगैरह बनाने, इन सभी की बातें होती है, तो इसमें भी नहीं है। यहाँ पर सहगोरा अभिलेख कहते हैं ये इस समय जो अकाल पड़ने, अभिलेख में अकाल पड़ने और सहायताओं की बात करता है। इस आधार पर ये जो ऑप्शन है सहगोरा अभिलेख परफेक्ट आंसर होता है। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू, नमस्कार।